तो अब प्रदेश के बजट का सबको इंतजार है और भजनलाल सरकार नई सूबे में सरकार है, इसलिए उम्मीदें भी ज़्यादा हैं। तो हमने बहुत सारे अलग अलग वर्गों से बजट पर उनके सुझाव जाने थे, लेकिन अब हम जहां आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। ये है भारतीय शीर्ष संस्थान जयपुर चैप्टर का ये कार्यालय है और यहाँ आप देखेंगे कि तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और शास्त्री हैं, और उसके साथ ही जो युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हमारे साथ हैं, स्टूडेंट हैं जो सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, वो सब लोग हैं। तो इनसे जानेंगे कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनमें राजस्थान का बजट कैसा होना चाहिए, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार है, यानी एक ही पार्टी की केंद्र और राज्य में सरकार है, इसलिए उम्मीदें ज़्यादा है। अब मेरे साथ ये विशेषज्ञ हैं, तो जो आम तौर पर बारीकियां होती हैं अर्थव्यवस्था की, वो शायद आम नागरिक शायद उन पर बात ना कर पाए, लेकिन ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि 6 लाख करोड़ के करीब यहाँ कर्ज है राजस्थान के ऊपर, लेकिन कई बार ये भी कहते हैं कि विकास के साथ ये कर्ज भी बढ़ता रहता है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये दोनों ही ये संतुलन की ज़रूरत होती है। आप क्या सजेशन देंगे, कैसा इस समय जो वर्तमान परिस्थितियां उनमें बजट होना चाहिए? मैं समझ रहा हूँ कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है वो अमेजिंग पॉलिसीज़ होती है, पॉलिसी जो ड्राफ्ट होती है वो बहुत वंडरफुली ड्राफ्ट होती है, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत वीक होता है। यदि पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह बनाई गई उसी तरह हो और जितना भी बजट उस पर्टिकुलर स्कीम के लिए एलोकेट किया हो उसी पर्पस के लिए उस बजट को एक्सपेंसेस किया जाए और एक कोई कमेटी उसको इंश्योर करे, तो हम समझते हैं कि डेवलपमेंट बहुत स्पीड से हो पाएगा। क्योंकि पॉलिसी अच्छी बन जाती है, पॉलिसी को बड़े बड़े लेवल पे आईएएस ऑफिसर पूरी ब्यूरोक्रेट्स उसको फाइनल करते हैं, पर इम्प्लीमेंटेशन आते आते बहुत वीक हो जाती है पॉलिसीज़। और पहले भी हमने देखा है कि 2019 की पॉलिसी थी, 2022 की पॉलिसी थी, पर ये पॉलिसी बन तो चुकी है, पर कहीं ना कहीं अभी भी ये धरातल पे नहीं आ पाई है। पॉलिसीज़ को कागज़ों से निकाल कर, सरकारी फाइलों से निकाल कर हकीकत के धरातल पर लाने की ज़रूरत है। और आप बताइए सर कि कैसे राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाया जा सकता है, बजट में क्या कर सकती है सरकार? सर, सरकार को सबसे पहले तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे ध्यान देना पड़ेगा, और जो भी इन्होंने इंडस्ट्रियल जो बना रखी है, इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी पॉलिसियाँ हैं उनको धरातल पर एप्लीकेबल करना पड़ेगा। जब तक ये अप्लाई नहीं करेंगे, मतलब ये जो इंडस्ट्री हमारी जब तक ग्रोथ नहीं करेगी, और जो हमारा टारगेट है कि हमको 3rd नंबर पे आना है इकोनॉमी में, राजस्थान इसमें बहुत बड़ा भागीदार बन सकता है। अगर राजस्थान के अंदर बहुत पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर चरम सीमा पे है। क्योंकि पिछली सरकार ने भी घोषणाएं तो बहुत करी, पर उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ उनकी पॉलिसियों का। तो जो भी सरकार, जो भी बजट के अंदर जो भी पॉलिसियां बनाए या जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड बनाए, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन पे भी ज़्यादा ध्यान दे। कोई बात है कि इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा सटीक, ज़्यादा सुचारू रूप से होना चाहिए। आप बताइए सर, क्या सुझाव देंगे सरकार को? साहब, इम्प्लीमेंटेशन को लेकर अगर बात की जाए तो राजस्थान में जो डेवलपमेंट है सोलर इंडस्ट्री को लेकर बहुत बड़ा डेवलपमेंट होना बाकी है। सरकार अभी तक वो काम नहीं कर पाई है जिस प्रकार का काम सोलर इंडस्ट्री को लेकर होना चाहिए था। पावर सिस्टम पूरा गड़बड़ाया हुआ है, पावर कट हो रहा है सब जगह, इंडस्ट्रीज़ को पावर नहीं मिल पा रही है। अगर अच्छी तरीके से डेवलपमेंट किया जाए, सोलर को बढ़ावा दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में सोलर प्रोजेक्ट लगाए जाएँ, तो मैं समझता हूँ सोलर पावर के कारण जो पावर क्राइसिस है पूरे स्टेट में, वो बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। तो एक बहुत ही बेहतरीन सुझाव है कि हमारा जो राजस्थान है पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला प्रदेश है, लेकिन इसके बावजूद भी उद्योगों में पावर कट होती है, आम उपभोक्ताओं को भी पूरी बिजली नहीं मिल पाती, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को भी कृषि के लिए बिजली नहीं मिल पाती। तो इसका विकल्प है सौर ऊर्जा। इसके ऊपर सरकार ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे तो ये समस्या का समाधान हो सकता है। आप बताइए सर, आप भी सीए हैं, क्या सुझाव देंगे, अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जा सकता है राजस्थान की? राजस्थान की अगर अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करना है, तो उद्योग नीति को
दुरुस्त करना पड़ेगा। राजस्थान सरकार ने 2022 में राजस्थान उद्योग संवर्धन नीति की घोषणा करी थी, पर अभी तक तो उसके फॉर्म्स भी पूरे नहीं आए हैं। लोग बाग उन योजनाओं के तहत जो उनको अनुदान मिलना चाहिए उसका क्लेम भी नहीं कर पा रहे हैं। वो क्लेम मिलेगा कब, ये तो किसी को पता ही नहीं है। अगर आप उद्योगों को प्रोत्साहन दोगे तभी तो नए लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार के पास रोजगार उपलब्ध कराने की सीमाएं हैं। पूर्व की जो पॉलिसी है 2019 की, उसके अंदर उद्योगपतियों ने उद्योग लगा लिए, उन्होंने क्लेम की फाइल सरकार को सबमिट कर रखी है। समय पे क्लेम नहीं मिलने के कारण आज के जो कोरोना के बाद उत्पन्न परिस्थितियों में उद्योग का जिंदा रहना बहुत मुश्किल है और वो क्लेम एक प्राणवायु का काम करेंगे, पर वो क्लेम नहीं मिल पा रहे हैं। तो नए उद्योग लगना तो दूर, जो वर्तमान में उद्योग हैं वो भी आपकी बात भी कहीं ना कहीं वहीं आके ठहर जाती है। इम्प्लीमेंटेशन, ये योजनाएं हैं, सब्सिडी है, जो अनुदान सब्सिडी अलग अलग इंडस्ट्रीज को मिलता है, वो क्लेम उठाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि राजस्व की कमी होती है। सरकार के यहाँ पर उनकी फाइलें अटक जाती हैं और वो अनुदान, वो सब्सिडी मिल नहीं पाती जो उसके हकदार होते हैं उनको। आप बताइए, आपका क्या नाम है सर, आप क्या करते हैं? सर मैं विशाल नाम है मेरा, मैं सी इंस्टीट्यूट में जॉब करता हूँ एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। आप ठीक है, आप सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। आप बताइए कि आप कर्मचारी हैं, क्या होना चाहिए एक आम आदमी के लिए इस बजट में? सर इस बजट में आम आदमी के लिए जो प्राइवेट सेक्टर्स के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ध्यान दे सरकार, क्योंकि सरकारी एम्प्लॉयज़ के लिए हमेशा ही ध्यान दिया जाता है, उनके लिए टीए डीए हमेशा ही दिया जाता है। प्राइवेट सेक्टर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। एक लघु उद्योग को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर पर सबसे ज़्यादा भार है रोजगार का, लेकिन उसको सरकार की ओर से प्रोत्साहन मिलना चाहिए। आप क्या कहेंगे? सर मेरा तो यही कहना है कि इस बजट में गवर्नमेंट ने जो घोषणाएं करी थी, अभी महिलाओं के रिजर्वेशन को लेकर 50% जो रिजर्वेशन दिया है रीट के लिए, क्या वो रिजर्वेशन सारे शिक्षकों की भर्ती में दिया जाएगा या फिर उसको वहीं पर रोक लिया जाए? आज जो युवा ग्रेजुएशन करके बाहर निकलता है सरकारी धरातल पे, तो वो ग्रेजुएट हो गया, लेकिन आज उसकी जीवन में 8,000 रुपये की नौकरी भी नहीं मिल पा रही है। तो उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट क्या सोचेगी? प्राइवेट सेक्टर में आज शिक्षण संस्थानों में इतना शोषण हो रहा है कि जहाँ पर सरकारी कर्मचारी को 50,000 रुपये की सैलरी मिल रही है, स्पेशली टीचर्स की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर 8-8 हज़ार रुपये में टीचर्स को पढ़ाया जा रहा है। तो मेरा गवर्नमेंट से केवल एक यही अनुरोध है कि जो प्राइवेट सेक्टर में टीचर है उनकी भी एक फिक्स सैलरी तो करें। कोई 8 दे देता है, कोई 10 दे देता है, कोई 15 देता है, तो इस तरीके से स्कूल वाले जो हैं वो तो फीस में मनमानी रूप से बढ़ा देते हैं। बात समझ पा रहा हूँ कि जो सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच में जो गैप है वेतन को लेकर, वो गैप काफ़ी बड़ा है। इसको बढ़ना चाहिए ताकि सरकार के ऊपर भी रोजगार उपलब्ध कराने का जो भार है वो कम हो और निजी क्षेत्र में भी आप। और यहाँ पर हमारे साथ में बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स हैं जो जिनसे बात करेंगे। तो ये आने वाले, ये भविष्य के हमारे नागरिक हैं और बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर होनी है। युवा, आप बताइए कि क्या होना चाहिए खास तौर से यूथ को और यंग एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ डेवलप करने के लिए राजस्थान में? सर कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि एजुकेशन के लिए हम भी देखते हैं कि हमें बाहर जाना पड़ेगा या किसी और स्टेट में जाना पड़ेगा, तो राजस्थान को इस तरीके से डेवलप करना चाहिए कि हमें बाहर ना जाना पड़े, बल्कि दूसरे स्टूडेंट्स यहाँ आए, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हो, इतनी अच्छी स्किल्स हमारे में डेवलप की जाए कि हमें कहीं माइग्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़े, हमें राजस्थान में इतना प्रोफेशनल बनाया जाए। तो हम ये चाहते हैं। ये बड़ी समस्या है, वर्षों पुरानी है। जो ब्रेन ड्रेन की बात होती है वो यहीं पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आईटी से रिलेटेड कंपनियां नहीं हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं हैं, तो रोजगार के लिए अगर जाना है तो लोगों को बाहर जाना पड़ता है। जो प्रतिभा है उसको सही मुकाम हासिल करने के लिए तो एक बेहतरीन सजेशन है। आप क्या कहेंगे, कैसा होना चाहिए बजट? जैसा मैम ने कहा कि अभी एक मैडम ने तो कह दिया, आप कुछ कहिए, आप अलग बात कीजिए, मैडम कह चुकी हैं। बिल्कुल सर, क्या कहते हैं, एजुकेशन के अलावा अगर वैसे देखा जाए यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, तो जयपुर में काफ़ी टूरिज्म के लिए भी स्कोप है। जयपुर में काफ़ी सारे फोर्ट्स है, राजस्थानी कल्चर है, कहीं ना कहीं बजट में उसको भी इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा देना चाहिए, क्योंकि जयपुर और राजस्थान का एक अलग कल्चर है ऑल ओवर इंडिया। दैट कुड बी
अब टूरिज्म को डेवलप किया जाएगा और कल्चर अपने आप आगे बढ़ता है। अगर टूरिज्म आगे बढ़ता है तो आप तक मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। आप ये बताइए कि क्या होना चाहिए बजट में, और बजट क्या है आखिर? आप बता सकेंगे कि बजट क्या होता है? मतलब बजट बेसिकली ये दिखा रहा है कि हम लोग किस फील्ड में कितने पैसे लगाएंगे और किस तरीके से उसको प्रमोट करेंगे। तो राजस्थान को बेसिकली एक ऐसी, हम जानते हैं कि राजस्थान हमेशा अपने आर्ट और ट्रेडिशंस के लिए फेमस रहा है, तो हम लोग को राजस्थान में ऐसी और चीज़ें प्रमोट करनी चाहिए जिससे लोग राजस्थान में आए, उसके अट्रैक्ट और उसकी इकोनॉमी ग्रो हो। तो राजस्थान की इकोनॉमी ग्रो हो। हमारे पास कुछ युवा और हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। पीछे की ये पीछे बैठे हुए हैं, लेकिन राजस्थान को आगे ले जाने की, देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? शिवांशी, क्या कर रहे हैं आप? सीए इंटरमीडिएट। आप बताएंगे कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को और कैसे मजबूत किया जाए? राजस्थान अभी भी पिछड़ा हुआ प्रदेश है आर्थिक दृष्टि से। सर वो तो है, लेकिन कुछ चीज़ें डेवलप भी हुई है राजस्थान में, लेकिन वो डेवलप्ड होना ही सब कुछ नहीं होता है। यदि हम आईटी हब भी यहाँ पे बना लेंगे, अब इस आज मॉडर्न टाइम में इतने सारे एआई, इतने सारे टेक्नोलॉजीज आ गई है, खाली आईटी हब बनाना इज़ नॉट अ थिंग कि हम एजुकेशन उन चिल्ड्रंस को या फिर हम जैसे जो बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं उन तक पहुंचा सके। लेकिन वो जो टेक्नोलॉजी जो आगे ज़्यादा और भी बढ़ने वाली है वो भी पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो बजट में लाना इट्स अ वेरी मस्ट, तो वो करना बहुत ज़रूरी है सर। जयपुर में भी एक हाईटेक सिटी की घोषणा की थी पिछली बार लेखानुदान के दौरान, लेकिन उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी आनी चाहिए। केवल एरिया या आप कॉलोनी या हब बनाने से कुछ नहीं होगा, वहाँ पर उस तरह की टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। आपका क्या नाम है? उदिति। आप क्या कर रहे हैं? मैं सीए इंटर स्टूडेंट हूँ अभी। आप बताइए कि राजस्थान का बजट आने वाला है, इस बजट में सरकार ऐसा क्या करे कि राजस्थान आर्थिक रूप से एक मजबूत स्टेट बन के उभरे? मेरे हिसाब से जैसे फॉर एग्जांपल अभी सीए के अंदर 1/3 ऑफ दी स्टूडेंट्स जो हैं वो वुमेन्स हैं, वो गर्ल्स हैं, तो ज़्यादा फोकस, ज़्यादा नहीं बट एक्चुअल में इक्वलेंट फोकस उस एरिया में भी होना चाहिए। बिकॉज जनरली होता क्या है कि आपके पास जॉब्स होती हैं, आप काम एक जगह पे करते हो, बट बिकॉज ऑफ इट इज़ अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, पॉलिसीज़ और बाकी चीज़ें जो एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होती हैं वो मेल डोमिनेटिंग ही रह जाती हैं। तो मेन फोकस होना चाहिए, मेन फोकस या इक्विवेलेंट फोकस उस एरिया में भी होना चाहिए। महिलाओं को भी आगे बढ़ने के अवसर ज़्यादा मिलने चाहिए। आप बताइए, राजस्थान को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? आप सरकार को क्या सुझाव देंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम नकुल है, मैं सीए फाइनल का छात्र हूँ। मैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए सुझाव देना चाहूँगा कि हमको सबसे पहले इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस, जो कि आप देखते हैं राजस्थान के अंदर आज की तारीख में आपको रोड साइड बेगर्स बहुत मिलेंगे, बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियाँ मिलेगी। हमको एक ऐसी कमेटी बनानी पड़ेगी सर जो इन चीज़ों पे रिसर्च करे, इनके पास जाए, इनकी फ़ोटोज़ ले, इनसे बातें करे और इनकी जो मेजर प्रॉब्लम है कि आज ये ऐसा क्यों है, क्यों रह रहे हैं, उस पर डिस्कस करे। फिर इनको डिस्कस करके इनके लिए सोल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। जो लोग एक्चुअली सर प्रॉब्लम यही रहती है कि लोग इनके पास स्कीम्स कम्युनिकेट नहीं हो पाती, इवन दो गवर्नमेंट स्कीम्स डिक्लेयर करती है, बताती है, बट ये लोग काम, इनके पास कम्युनिकेट नहीं होती है, ये नहीं समझ पाते हैं, ये लोग काम नहीं कर पाते हैं। तो ये कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, इन तक कम्युनिकेशन जाए। इससे जो पिछड़े हुए लोग होंगे, पिछड़ी हुई बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग होंगे वो उभर के आगे निकलेंगे। जो काम कर सकते हैं उनको काम देना चाहिए, और जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए देन सब्सिडीज एंड एवरीथिंग तो है ही, उस पर और फोकस होना चाहिए। तो जो वंचित वर्ग है उस तक योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। एक और हमारे साथी हैं, युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप क्या सुझाव देंगे? सर मेरा नाम आर्यन है और मैं सीए फाइनल स्टूडेंट हूँ। मेरा मानना ये है कि जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का राजस्थान में होना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है कि लोगों के लिए राजस्थान में वैसी जॉब्स भी हो। तो वैसा एजुकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़रूरी है और वैसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। और जैसे कि अपन देख रहे हैं कि बैंगलोर का नाम सुन के आईटी हब दिमाग में आता है, तो जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वेब 3 की तरफ अपन आगे बढ़ रहे हैं, डिजिटल एसेट्स आ रहे हैं, तो उसमें मेरा मानना है कि राजस्थान में ऐसी चीज़ों की तरफ रिसर्च डेवलपमेंट बढ़ना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें राजस्थान का भी नाम हो। R&D पर ध्यान दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट होगा तो उससे उद्योग लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। और भी कुछ नए हमारे साथ में जो प्रतिनिधि हैं, जुड़े हैं, इनको भी हम चर्चा में शामिल करते हैं।
हमारे साथ आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? राजकुमार शर्मा, सी राजकुमार शर्मा। अच्छा, आप भी सी हैं। शर्मा जी, क्या शर्मा जी को आप एक शर्मा जी राजस्थान की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और यहाँ भी शर्मा जी हैं, तो क्या आप शर्मा जी को सजेशन देंगे कि राजस्थान की आर्थिक मजबूती के लिए वो क्या करें इस बजट में? जी, ऐसा है कि अभी प्रेजेंट में कोई भी आईटी कंपनीज या बड़ी सारी जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज है वो मेनली बेंगलोर और पुणे और मुंबई के अंदर बेस्ड है। तो उन कंपनीज को राजस्थान में लाकर यहाँ पर रोजगार के नए अवसर और जो भी उद्यमी हैं उनके लिए और क्या सब्सिडीज वगैरह बढ़ाकर या किसी भी तरीके से उनको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा प्रोवाइड कराकर अगर उसकी तरफ देखेंगे तो मेरे हिसाब से अपन जल्दी ज़्यादा राजस्थान को नंबर 1 राज्य बना सकते हैं। हाँ, क्योंकि ज़्यादातर हम देखेंगे तो आईटी सिटी के लिए या तो लोग बेंगलोर जाते हैं, हैदराबाद, मुंबई है, मतलब साउथ के जितने शहरों ने विकास किया, लेकिन ये बात भी सामने आई है कि अब वहाँ पर एक सैचुरेशन है। अब वहाँ पर जितना होना चाहिए वो विकास हो चुका है आईटी में। अब राजस्थान में क्योंकि एनसीआर रीजन में है तो एक काफ़ी, आप कुछ कहेंगे सर? सर, मेरा कहना यह है कि सरकार को जो पुरानी पॉलिसीज़ उन्होंने, मतलब काफ़ी सारे उन्होंने इकोनॉमिक जोन्स और ये बनाए पर वो डेवलप नहीं हुए, उनको वो डेवलप करनी चाहिए ताकि और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन्स हो पाए। बहुत सारी स्कीम्स उन्होंने लाई पर वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रही हैं। बहुत सारे एमओयूज़ गवर्नमेंट करती है एनआरआईज़ को और इनको जब इन्वाइट करते हैं बड़ी बड़ी समिट्स में, पर वो एमओयूज़ एग्जीक्यूट हो तो धरातल पे आने के बाद कुछ चीज़ें डेवलप हो ताकि कुछ इंडस्ट्रीज़ नहीं आए, पैसा आए, लोगों को काम मिले, उससे इकोनॉमी और ज़्यादा स्ट्रांग हो पाएगी। जो कर रहे हैं वो एमओयूज़ को एग्जीक्यूशन होना ज़रूरी है सर। मेरा मानना यह है कुछ नई चीज़ें लानी है तो ऐसी चीज़ें लाई जाए जैसे हमारे यहाँ का। क्या नाम है सर आपका? सीए पारस जैन। और जी, आपने बहुत ही एक तरह से कहें तो राजस्थान की या सरकार की दुखती रग है, जिस पर हम सभी से बात करेंगे एक बार फिर से इसी मुद्दे पर। अभी तक हमने अलग अलग सुझाव लिए हैं, लेकिन खास तौर से क्योंकि रिसर्जेंट राजस्थान हुआ था यहाँ पर और इन्वेस्ट समिट हुआ। रिसर्जेंट राजस्थान में 3 लाख करोड़ के एमओयू हुए और इन्वेस्ट समिट में 10 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं आया। अब आपसे मैं विशेषज्ञ, इसमें आप अपने अपने विचार, सब्जेक्ट ये कॉमन है, ये सवाल मेरा कॉमन है, आप इसमें आप संक्षेप में अपनी अपनी बात कहें कि राजस्थान में औद्योगिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए एमओयू हो जाते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं आता। इंडस्ट्रीज दूसरे गुजरात चली जाती हैं, मध्य प्रदेश चली जाती हैं, साउथ चली जाती हैं, तो वो क्यों होता है ऐसा? और इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए ताकि यह एमओयू होने के बाद इन्वेस्टमेंट भी हो? ये आप इसमें मुख्य दोष जो है उद्योग विभाग का उदासीन रवैया है। फाइलें पड़ी रहती हैं, उन पे निर्णय नहीं हो पाता है और हमारे पड़ोस के राज्य जैसे गुजरात है, जैसे मध्य प्रदेश है, वहाँ पे इतने ज़्यादा वो प्रोएक्टिव हैं, इतने ज़्यादा वो प्रोएक्टिव हैं कि हमारे यहाँ तो फाइलें चलती रहती हैं और उधर वो ज़मीन अलॉट हो जाती है, बिजली का कनेक्शन लग जाता है, पानी का कनेक्शन मिल जाता है और भले आप अगले दिन से काम चालू करें। यहाँ उद्योगपति आता है, वो महीनों तक ज़मीन खरीदना, बिजली का कनेक्शन और पानी के कनेक्शन में वो इतना उलझ जाता है तो वो कहाँ से लगाएगा? आपको एक और उदाहरण दूँ, अभी जयपुर के आसपास चाकसू, बगरू, ये नीम का थाना के पास इतने सारे इंडस्ट्रियल एरियाज पे काम चल रहा है। अगर ढंग से अगर सरकार उन पे फोकस करे तो अभी 6 महीने में वो एरिया में लैंड की मार्किंग हो जाएगी, सड़कें बन जाएंगी, तो वो उद्योग लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। सरकार उनको अलॉट करे, ऑक्शन करे, पर उसमें भी आप ये देखिए बरसों से इन इंडस्ट्रियल लैंड अक्वायर हुए कई साल हो गए, किसानों को मुआवजे दे दिए, विकसित भूखंड दे दिए, पर इंडस्ट्रियल एरिया ही तैयार नहीं है। तो ये सरकार का जो उद्योग विभाग का, रीको का कोऑर्डिनेशन, उदासीन रवैया, इसके लिए सबसे बड़ा ये उदासीनता दूर करनी होगी और इसमें थोड़ी सी ऊर्जा का संचार जरूरी है। आप भी इस पर प्रकाश डालिए। मैं समझता हूँ कि जैसे कि बताया अभी कि बहुत सारी लैंड हमारे पास अवेलेबल है, पर उसका चालू तो हो जाती है पर उसको मार्किंग नहीं होना, उदासीनपना होना गवर्नमेंट का, ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक होता जा रहा है। एक फिनटेक सिटी जयपुर में बनाई है, उसका मेन
पर्पज़ ये था कि फाइनेंस और आईटी को कोलैबोरेट करके और ऐसी इंडस्ट्री को डेवलप करना जिससे कि एक ऐसा वातावरण मिल सके जिससे कि एक बिजनेस को एक प्लेटफॉर्म मिल सके जहाँ से कि जल्दी जल्दी ट्रांजिशन हो सके। पर फिनटेक सिटी सिर्फ डेवलप नहीं हुई है, सिर्फ लैंड अलॉट हुई है और ना तो उसके लिए कि कौन सी इंडस्ट्री लाना चाह रहे हैं, किस चीज़ को अलॉट करना चाह रहे हैं, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट की क्या भूमिका रहेगी या आईटी कंपनी की क्या भूमिका रहेगी, वो अभी तक डिफाइन नहीं हुई है। ये पॉलिसी को 2-3 साल हो गई है। अब मैं समझता हूँ डबल इंजन की सरकार आ रही है, यहाँ भी वही सेम गवर्नमेंट जो सेंटर में, और इस तरह की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है हमारे और इंडस्ट्रियल लैंड्स है उनको फास्ट करके मैक्सिमम जो हमारी 50 कंपनीज है जो पूरे इंडिया को सर्व करती है उसका भी कुछ ना कुछ पार्ट राजस्थान में आना चाहिए जिससे हमारे इंडस्ट्री में मैक्सिमम लोगों को रोजगार मिल सके। एक जो राजस्थान एक सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, सबसे बड़ा हॉरिजॉन्टल हमारा क्षेत्र है, उसमें यदि हम इंडस्ट्री नहीं लगा पा रहे या लोगों को आकर्षित नहीं कर पा रहे तो सबसे बड़ा इसमें रीजन यही है कि हम कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी बनने के पास ये हमारी गवर्नमेंट का जो नीचे वाला एरिया है वो उदासीन हो जाता है और उसको डेवलप नहीं कर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है। ये बहुत ही बड़ा है। एक स्मॉल बिजनेस के बारे में बता चाहूँगा, छोटे छोटे बिजनेस है जो कि 8-10 लोगों को रोजगार देते हैं। उन छोटे छोटे जो उद्योग हैं उनके लिए पॉलिसी बनती जरूर है पर वो क्योंकि वो प्रोफेशनल बंदों को हायर नहीं कर सकते, उसके बाद बिजनेस संभालने के लिए एक लिमिटेड मात्रा में मैन पावर होती है। यदि उनको एक ऐसी कमेटी आइडेंटिफाई करके जो मैक्सिमम बेनिफिट दिया जा सके, जो बजट पूरे 5 वर्षों तक खत्म नहीं हो पाता है, वो बजट को वास्तव में इम्प्लीमेंट कर खर्च किया जाए तो मैं समझता हूँ हम जो विकसित भारत की बात कर रहे हैं उसमें विकसित राजस्थान बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा, भूमिका अदा कर सकता है। आप बताइए सर। बस ये इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं साहब, इनके प्रतिनिधियों को बुलाकर उनसे बात करके सरकार को तो पॉलिसियाँ को जो फ्रेम करते हैं उनमें उनके भागीदारी को उनको इन्वॉल्व किया जाए और उनसे पूछा जाए कि उनका कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। इंडस्ट्री लगाने के लिए जो बेसिक उन्हीं के सुझावों के आधार पर पॉलिसी तैयार होनी चाहिए। आप बताइए। सर मैं समझता हूँ MOU तो हो जाते हैं बट उसके ऊपर आगे इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। उसका रीज़न है कि कोई सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम नहीं है। एक अच्छी तरीके से सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम हो, इन्वेस्टर्स इधर उधर भागते रहते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाकर जानकारी लेते रहते हैं बट उन्हें पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, सूचना नहीं मिलती है, जिस कारण से क्लियरेंस नहीं हो पाता और अल्टीमेटली वो अपने इन्वेस्टमेंट का जो आइडिया उसको हाँ वो ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि उसको अपना कैपिटल लगाना उससे पहले वो पुख्ता नहीं हो पाता, विश्वास एक पैदा नहीं हो पाता। आप क्या कहेंगे? कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता इन्वेस्टर्स को कि मैं यहाँ पैसा लगा रहा हूँ वो सेफ है या नहीं है। मुझे यहाँ पैसा लगाना, उसके लिए मुझे उनको पहले उनकी सुरक्षा देनी पड़ेगी। उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर हो, वो यहाँ सिक्योर फील करेंगे तो ही वो पैसा लगाएंगे और तो ही इम्प्लीमेंटेशन होगा, तभी हमारी इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी। इसके अलावा सर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी स्टेट गवर्नमेंट को बहुत कुछ देना चाहिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए बजट में घोषणाएं बहुत होती हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जीरो है सर। आज किसी को छोटा सा लोन भी लेना है ना मुद्रा का या किसी का सर, उसको सैकड़ों चक्कर लगाने पड़ते हैं तब लोन मिलता है। कोई ऐसी विंडो बननी चाहिए कि वहाँ पे वो अप्लाई करे, वो अपने आप बैंक उसको फॉलो करे और मैनेज करते हुए वो सारा डिसबर्समेंट हो। छोटी छोटी लघु इकाइयाँ बढ़ेंगी तो इकोनॉमी अपने आप ग्रोथ होनी शुरू होगी। अभी हम सिर्फ बड़े इंडस्ट्रीज पे फोकस है सर, छोटी पे भी हम फोकस करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा हमें। और अब मेरे पास कुछ समय बचा है इस कार्यक्रम में, इसलिए मैं एक बार जो हमारे यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं इनसे एक बार और मैं जानना चाहूँगा संक्षेप में थोड़ी आप अपने कमेंट एक 2 सेंटेंस में आप बताइए कि राजस्थान में, क्योंकि ये स्टेट के बजट में टैक्सेशन के ज़्यादा अधिकार राज्य सरकार के पास अब रहे नहीं, GST काउंसिल, इनकम टैक्स और ये तमाम वहाँ चले गए हैं, तो लेकिन वैट है वो कुछ ही चीज़ों पर रहा है राजस्थान के अंदर, पेट्रोल डीजल और आबकारी वगैरह। तो आप क्या कहेंगे और राजस्थान में सरकार किस तरह से अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या कर सकती है? आप थोड़ा सा इसको, आपका चेहरा मेरी तरफ कर पाएंगे तो कैमरा हम आपकी तरफ कर पाएंगे। आप बताइए।
सर हमारी अर्थव्यवस्था ऐसे ठीक हो सकती है कि हम भले ही कितना ही टैक्स बढ़ा ले घटा ले, लेकिन एक जो ट्रस्ट वाली बात होती है कि एज अ सिटीज़न हम अगर टैक्स दे रहे हैं तो हम लोगों को ये नहीं पता अभी तक कि वो टैक्स सही जगह जा रहा है, वो जिस चीज़ के लिए हम टैक्स दे रहे हैं वो सही जगह इम्प्लीमेंट हो रहा है, मतलब यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उस चीज़ के लेकर भी एक सिटीजन्स को अगर सही इमेज मिले या अगर उस चीज़ के बारे में सही इंफॉर्मेशन मिलेगी तो बहुत ज़्यादा सही हो। चलो छोटे छोटे कि अपने टैक्स का सही यूज़ सरकार करे, टैक्स से जो रेवेन्यू सरकार जनरेट करती है, आप क्या कहेंगे? सर वही कि ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी होता है। वो टैक्स कलेक्ट होता है पर इन्वेस्ट कहाँ होता है और लगता कहाँ है वो सरकार को बताना होगा। लेकिन आप बताइए, वही मत कीजिए क्योंकि वही तो उन्होंने कह दी। जी सर, जैसा कि आपने बोला एक्साइज ड्यूटी और जो वैट वगैरह है आज भी राजस्थान के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, उसमें भी बहुत मेजर पार्ट है राजस्थान का जो इन चीज़ों में यूटिलाइज हो रहा है। तो गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा जिस चीज़ पे वो टैक्स लगा रहे हैं वो राजस्थान की इकोनॉमी के लिए कैसे यूज़ आ सकता है। जीएसटी और बाकी जो टैक्स सारे स्टेट यूनियन गवर्नमेंट के पास हैं वो लोग अपना काम अच्छे से करेंगे, वो संभाल लेंगे, बट राजस्थान गवर्नमेंट को मेनली उनके एक्साइज और वैट टैक्स पे फोकस करते हुए ये देखना पड़ेगा कि इसका यूज़ राजस्थान की इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा हो और उनकी डिपेंडेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट पे कम हो। सेंट्रल गवर्नमेंट पे हम हमेशा राज्य सरकारें सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड मांगती रहती है, उसकी जगह यहाँ पर फंड जनरेट के ज़्यादा संसाधन हो। आप बताइए क्या कहेंगे? सर मेरा कहना ये है कि जो टैक्स की थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो सिर्फ राजस्थान में नहीं पूरी इंडिया में थोड़ी बहुत चेंजेस होने चाहिए। जैसे कि मैंने वो पॉइंट बोला था आपको कि डिजिटल एसेट्स आ रहे हैं अपने, तो राजस्थान के जो लोग हैं उनको भी इससे क्या दूर नहीं भागना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ने सीधा 30% टैक्स लगा दिया, उस पर 30% किसके ऊपर? सर क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस पे, उससे दूर नहीं भागना चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए। और जैसे अपन ये भी सुनने में आ रहा है कि अभी एफएनओ वाले 30% टैक्स लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? सर नहीं लगाना चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए। लोगों को एजुकेट कैसे? सर जैसे कि अपने को करिकुलम में उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट को लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि वो चीज़ क्या है एग्जैक्टली, ताकि मतलब सिर्फ लोगों को उससे दूर करने के लिए टैक्स। अच्छा, मैं समझा कि आप भारी टैक्स लगा के उससे दूर ना करें, उसकी जगह उसके बारे में जानकारी दें। आप बताइए। सर राजस्थान के पास थोड़े से टैक्स कलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन एक सिटीजन के पास भी ऑनेस्टी होनी चाहिए कि वो टैक्सेस टाइम पे कलेक्ट करे और गवर्नमेंट की जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि टैक्स का जो कलेक्शन हो रहा है वो टाइम पे और सही ढंग से हो। सही ढंग से सही समय। बस संक्षेप में, बस आखिरी में आप दोनों से बात करेंगे बस। सरकार को टैक्स सिस्टम को इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेट करेंगे तो फिर वो टैक्स इवेजन बढ़ता जाता है। तो अगर एक सिंपल सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो उससे टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। सिंप्लीफिकेशन से टैक्स कलेक्शन बढ़ता है, ये पूरी दुनिया में कई देशों में साबित हो चुका है। आप बताइए। सर क्या कहते हैं, टैक्स इवेजन बहुत ज़्यादा होता है, सिंप्लीफिकेशन होना ही चाहिए, पर एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनना चाहिए फॉर ऑल द थिंग्स जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स चलते हैं। क्योंकि आज कोई भी एक बिजनेसमैन है वो टैक्स इवेजन ज़्यादातर क्यों करता है, क्योंकि वो पहली बार टैक्स भी दे, अपना इतने जेब का खर्चा निकाले, कितना 30% डायरेक्टली गवर्नमेंट टैक्स ले जाती है, उसके बाद वो कोई और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाए तो भी उसको वहाँ पर घूस देनी पड़ती है। तो एक रिश्वत कम हो। आप जैसा लास्ट एक सेंटेंस। करप्शन और अफसरशाही जो है वो मेन रीजन है राजस्थान में, जो हाँ बिल्कुल इसी के कारण इन्वेस्टमेंट। तो ये यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, भारतीय सिंह संस्थान जयपुर चैप्टर का ये कार्यालय है, और यहाँ पर हमने बजट पर, जो आगामी बजट है उसके ऊपर चर्चा की। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने, यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने अपने सुझाव दिए हैं। देखने हैं कि बजट में ये जो सुझाव हैं कितने शामिल हो पाते हैं। फिलहाल इस परिचर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।